हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एसटीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसटीके। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर हरिहर काका के प्रश्न उत्तर। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ लिया था, जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वापस क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना। तो अब तक हमने इस पार्ट में पढ़ा कि कैसे हरिहर काका पे जमीन होने की वजह से उनके कोई संतान नहीं थी। उनके परिवार वाले उनका ख्याल तो रखते थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक उन्होंने ख्याल नहीं रखा और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। गांव में जो पुजारी वगैरह थे, जो मंदिर की देखभाल करते थे, उन लोगों ने भी उनकी जमीन ठगने के लिए उन्हें उनका अपहरण तक कर लिया। इस हद तक वो चले गए सिर्फ इसलिए ताकि वो उनकी जमीन पे अपना कब्जा कर सके। तो अब आगे की कहानी में हम पढ़ते हैं कि कैसे अब तक क्या होता आया है। पहले पुजारी ने या फिर कहें जो मंदिर वाले थे, उन्होंने उन पे अपहरण किया और उन्हें मारा पीटा, जबरदस्ती उनकी जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश करी। उसके बाद सेम चीज ही उनके परिवार वालों ने भी करी, उन्हें मारा पीटा, उन्हें परेशान किया और उनकी जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश करी। आगे चलते हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। अब बात यहां तक आ गई कि जो उनके भाई थे वो उनके साथ मारपीट करना भी शुरू कर चुके थे। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे लोग उन्हें बचाएं, तो इसीलिए उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले से बंद कर देना चाहिए था। ठीक है कि उन्होंने मुंह तो बंद किया ही नहीं है उसका। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों को क्या मतलब। वो कह रहे थे कि ये हमारे परिवार का मामला है, आप लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता को और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वही पुलिस की जीप के साथ आधम के। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदहात हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों में कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। अब लोग इधर उधर भागने लगे थे ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ ले। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इसी घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले। दोनों आपस में चाहते थे कि ना तो महंतवारी वाले उस जमीन को हड़प पाए और वो चाहते थे कि फैमिली वाले भी ना हड़प पाए, इसलिए दोनों ने जबरन करके उनकी सुरक्षा बढ़वाई। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर के अकेले और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैर वरी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में 4 पुलिस वाले जवान तैनात हैं।
जहां तक मैं समझता हूं फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करे। साथ ही अपने सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करता है और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाता रहता है। राजनीति की जादुई छड़ी उसके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विश्वविद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोल जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। ठीक है, अब वो प्रधान आता है गांव में और उन्हें एक सुझाव देता है कि अपनी जमीन पर आप स्कूल बनवा लो, ना तो मंदिर के नाम करो ना अपने भाइयों को दो, इससे आपका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं में केंद्र है हरिहर काका। आंगन में, खेत में, खलिहान में, अलाव में, बगीचे में, बरगद में, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा, दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसकी ओर अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। ये सारी बातें चलती रहती थी। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधारता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को ही मिलता तो अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस खबर फैलाने पे ध्यान रखते हैं। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्हें हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेगा तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह ने उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल कर देगा। इससे पहले कि इस तरह की 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं, इस इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यमय और भयावनी खबरों में से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है, एक न एक दिन तो उसे मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिससे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो जितनी फसल होती है उससे अगर वह उससे कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं, खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है।
पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह उपास, खाने वाले करे विलास। अब तो जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर की स्टोरी है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखते हैं। कथावाचक और हरिहर काका बीच स्नेह का संबंध था। इसके कई कारण हैं। पहला, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। दूसरा, हरिहर काका ने कथावाचक को बहुत प्यार दुलार दिया था। हरिहर काका उसे बचपन में अपने कंधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया करते थे। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कथावाचक को ही एक पिता की तरह प्यार और देखभाल करते थे। जब लेखक बड़ा हुआ तो उसकी पहली मित्रता हरिहर काका के साथ हुई थी। वे उससे कुछ नहीं छिपाते थे। इन्हीं कारणों से उन दोनों के बीच उम्र का अंतर होते हुए भी गहरा आत्मपूर्ण संबंध था। हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक में कोई अंतर नहीं लगा, क्योंकि दोनों ही स्वार्थी थे जो अपना काम निकलवाने के लिए फिराक में थे। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए महंत और हरिहर काका के भाई उनकी जमीन को अपने नाम लिखवाना चाहते थे। भाई उन्हें उनकी जमीन के लिए रख रहे थे। वहीं दूसरी ओर महंत ने एक दिन उन्हें बड़े प्यार से खातिर की और जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए कहा। काका के मना करने पर उनका अपहरण करवाया, मारा पीटा, जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले लिया। इस तरह दोनों के लगाव काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन से ही था। अगला, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो कहा जाता है गांव के लोग भोले होते हैं। असल में गांव के लोग अंधविश्वासी, धर्म भीरू होते हैं। मंदिर जैसे स्थानों को पवित्र, निष्कलंक, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। पुजारी, पुरोहित, मंत्र जैसे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उन पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे चाहे कितने भी पतित, स्वार्थी और नीच हो, पर उनका विरोध करते वे डरते हैं। इसी कारण ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वाले की अपार श्रद्धा थी। उनका हर सुख दुख उसके जुड़ा हुआ था। गांव वाले का हर सुख दुख जुड़ा हुआ था किसके साथ? ठाकुरबाड़ी के साथ। यही कारण है। अगला, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम करवाने के लिए डरते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथवाने वालों की याद आ जाती है। काका ने उन्हें दुखी होते हुए देखा है, इसलिए उन्होंने ठान लिया था चाहे महंत उकसाए, चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जितने भी उन्होंने अब तक देखा है उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जमीन किसी को भी अब नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रति कोई प्यार नहीं, जो प्यार दिखाता है वह केवल जायदाद के लिए है। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? तो हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग महंत के आदमी थे। उसने हरिहर काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने को कहा, परंतु वो नहीं मान रहे थे। महंत ने अपनी चेले साधु संतों के साथ मिलकर उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए। उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। जब पुलिस आई तो स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग गए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? तो कहानी के आधार पर अगर हम बात करें तो गांव वाले के बिना बताए पता चल गया कि हरिहर काका को उनके भाई ने नहीं पूछते, मतलब उनके भाई नहीं पूछते, इसलिए सुख आराम का प्रलोभन देकर महंत उन्हें अपने साथ ले गया। भाई मन्नत करके काका को वापस ले आते हैं। इसी तरह गांव के लोग दो पक्षों में बट गए। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दे ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यक्ष मिले। महंत ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। लेकिन दूसरा पक्ष के लोग
कहते कि जमीन परिवार वालों को ही दी जाए। उनका कहना था इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक कारण यह भी था कि काका विधुर थे, ना तो उनके पास ना तो उनकी पत्नी थी, ना ही उनका कोई बच्चा था, और उनका कोई संतान भी नहीं थी। 15 बीघे जमीन के लिए इनका लालच स्वाभाविक था। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टी में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था, और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की। अरे ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। आगे कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान के बाद तो आदमी अवश्य पढ़ने पर मृत्यु के वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब काका को असलियत पता चली और उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्होंने वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों को मोह माया में आकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे, दाने दाने को मोहताज हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है। जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं देंगे, ये लोग मुझे एक बार में ही मार दे। अतः लेखक ने कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आज समाज में मानवीय मूल तथा पारिवारिक मूल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मिलते हैं, अमीर रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं, उनसे मिलने को आतुर रहते हैं, जबकि जो गरीब रिश्तेदार होते हैं उनसे कतराते हैं। केवल स्वार्थी सिद्ध और अनियमित रह गई है। आए दिन हम खबरों में समाचार पढ़ते हैं कि जमीन जायदाद, पैसे, जेवर के लिए लोग हत्या व अपहरण जैसे नीच कार्य भी कर जाते हैं। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो यदि आप आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे, उन्हें एहसास दिखलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास कराएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते। इस तरह मौन रहकर दूसरों के मौका ना दे, बल्कि उल्लास की शेष जीवन बिताए। रिश्तेदारों से मिलकर उनके संबंध सुधारने का प्रयत्न करेंगे। स्वयं सेवी संस्था से मिलकर भी उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अगर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती, महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। मीडिया उनके साथ हुए अत्याचारों का लाइव कवरेज दिखाती। वे सभी व्यक्तियों को अन्याय की ये तस्वीर दिखाते और बतलाते कि बूढ़े व्यक्ति के लिए किस तरह लोगों के ख्याल बदल जाते हैं और वे फायदा उठाने का सोचने लगते हैं। मीडिया वहां पहुंचकर सबकी पोल खोल देती, महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। अपहरण, धमकाने और जबरन अंगूठा लगवाने के अपराध में उन्हें जेल हो जाती। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके हमने पूरी चैप्टर की कहानी पढ़ी और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी किए। कितने क्वेश्चन आंसर हैं इस वीडियो में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।